हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS अकेडमी में। जैसा आपको पता है कि आपका आर का एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है। इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो हमने अभी तक ध्येय IAS की पूरी टेस्ट सीरीज़ कर दी है, वो ऑलरेडी चैनल में प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। हिंदी के सारे टेस्ट, ध्येय IAS हो, PCS मंत्रा हो, GS वर्ड हो, के जो है सारे टेस्ट अपलोडेड है। आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए। और हम लोग क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ये कैसे कराते हैं हम लोग ये टेस्ट सीरीज़? इस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग 2 सेट में लेके आते हैं, सेट 1 और सेट 2 में। एक सेट में 70 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। उन 70 क्वेश्चन के माध्यम से हमारा ये टॉपिक प्रयास रहता है कि आपके 70 टॉपिक क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो हम 500 से प्लस क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं कि आपके क्वेश्चंस इसमें क्लियर हो जाए। जो हमने पिछले टेस्ट सीरीज़ करी उनके भी क्वेश्चन हम इनमें डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। तो अगर आप एक टेस्ट कर लेते हैं तो ये 4 से 5 टेस्ट के आपके बराबर होगा। जो एग्ज़ाम का समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, इस समय ये आपको मतलब ये आपका टाइम भी बचाएगा और ये आपके लिए रामबाण सीरीज शामिल होगी। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बिना कोई फर्दर डिले के। पहला क्वेश्चन है बायोगैस। बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मीथेन और ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। तो बायोगैस में दोस्तों मुख्यतः क्या होती है? बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ये दोनों कैसी गैसें हैं? ये दोनों जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसें बच्चा क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं? टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें कि और कौन कौन सी गैसेस होती हैं, है ना। कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक होती है आपकी कौन सी गैस? प्रोड्यूसर गैस होती है। प्रोड्यूसर गैस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? प्रोड्यूसर गैस कुछ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? CO और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। ठीक, अगर एक गैस होती है वाटर गैस। वाटर गैस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस बेटा कुछ नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को CO लिखते हैं, इसको लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। इस गैस के बारे में ये याद रखिएगा, इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि इससे क्या होती है? होमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को जो परिवहन करता है उसको ये ख़त्म कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ठंडियों में ये खबरें आती हैं कि अंगीठी जला के सो रहे थे, दरवाज़ा बंद था चारों तरफ से, और वो मतलब सुबह उठे तो भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान को प्यारे कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है कोयले से। और जब कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, सांस लेने में दम घुट जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अगर आप अंगीठी वगैरह यूज कर रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आई होप आप लोग भी अंगीठी वगैरह यूज कर रहे होंगे, तो दरवाज़ा खोल ले थोड़ा सा, या रात में अवॉइड करें कि हम रात में जला के सोएं। जब तक जग रहे हैं तभी तक जलाएं, है ना। नीचे बैठ के रखने का प्रयास ना करें। ठीक, तो वाटर गैस में क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। CO और H2 होती है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है नेचुरल गैस से हमारा, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में पूछा जाता है कि क्या होता है? प्राकृतिक गैस में पूछा जाता है कि क्या चीज़ें प्राकृतिक गैस में होती हैं। तो इसमें हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है कितने परसेंट? 85% होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसमें क्या होता है? और इसमें ये दो गैसों का मिक्सचर होती है। मीथेन का भी मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? मीथेन का मिक्सचर होता है। मीथेन का मिक्सचर होता है। जब यही नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस को हाईली कंप्रेस्ड करके, क्या हाईली कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भरी जाती है, तो क्या हो जाती है? घरों में जो प्रयोग होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जो घरों में प्रयोग होती है। तो इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें दो गैसें पाई जाती हैं, प्रोपेन। इसमें दो गैसें पाई जाती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, कौन कौन सी? प्रोपेन और ब्यूटेन। दो क्वेश्चन आए थे इस बार के PCS में इसी टॉपिक से। ठीक है, नेचुरल गैस के पूछा था, है ना। तो दो क्वेश्चन आए थे, LPG पूछा था, नेचुरल गैस पूछा था, दोनों में पूछा था, है ना। तो PCS में जाइएगा, पेपर देखिए जाके पिछला साल का। ठीक है, तो LPG में क्या होती? प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। आपने देखा होगा जब घरों में सिलेंडरों में
जब मान लीजिए गैस खुली रह जाती है, हम भूल गए कि गैस खुली, रेगुलेटर खुला रह गया, तो एक गंध आती है। इन दोनों गैसों में तो गंध कोई होती नहीं है कि कोई गंध होती है, कोई गंध नहीं होती है। तो क्या किया गया कि हमें पता करने के लिए, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है, मान लीजिए कि फैलती गई, हमें नहीं पता चला, आप गए माचिस जलाया और आप भी शायद खाने के साथ आप भी बन गए, है ना। तो क्या उसी गैस मिलाई जाती है? मिथाइल मरकप्टेन। कौन सी? गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन गैस मिलाई जाती है। किस लिए मिलाई जाती है? किस लिए मिलाई जाती है बच्चा? कि इसमें गंध है। किस लिए मिलाई जाती है? गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन मिलाई जाती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोजन फ्यूल। कौन सा बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्या होता है? सर्वोत्तम फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रॉकेट इंजन में क्या प्रयोग होता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? एक तो ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलाया जाता है ना। ऑक्सीजन प्लस क्या मिलाया जाता है? हाइड्रोजन मिलाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि परमाणु बम सिद्धांत किस पे काम करता है? क्या पूछा जाता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। नाभिकीय विखंडन। क्या बेटा होता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये सारे क्वेश्चन हमने ध्येय IAS GS वर्ड में डिस्कस किए हुए हैं और पीसेस मंत्रा में डिस्कस किए हुए, वही क्वेश्चन को हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है। तो आप एक ही टेस्ट करेंगे तो आपको 5 से 6 टेस्ट आराम से आपके तैयार हो जाएंगे, है ना। तो 700 लगभग क्वेश्चन आपके लगभग तैयार हो जाएंगे। लास्ट में आप गिन लीजिएगा 1 बाई 1, 700 प्लस ही रहेगा। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा बच्चा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? सल्फर यौगिक अम्ल वर्षा में यूज होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस। ठीक है, देखते हैं अगले। हाइड्रोकार्बन कैंसर। ठीक, कैंसर होता है। ठीक है। और SPM, क्या नाम है इसका? SPM में क्या होता है? कम दृश्यता होती है। हाँ, सही बात है। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अम्ल वर्षा होती है तो क्या होता है? वहां से SO2 निकलता है। SO2 निकलता है। ठीक। कैंसर में जो है, कैंसर के उपचार, कैंसर कैसे होता है कि हमारी जो शरीर में क्या होते हैं? अनियंत्रित कोशिकाएं बनने लगती, अनियंत्रित कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है। क्या होती? अनियंत्रित कोशिकाएं बनने लगती हैं। ठीक है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को डाप्स किसमें मापा जाता है? ध्वनि को माना जाता है डीबी में मापा जाता है। किसमें माना जाता है? डीबी में, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, पूछा था ओजोन को किसमें मापा जाता है? ओजोन परत, है ना। ओजोन को किसमें मापा जाता है? डाप्सन यूनिट। कौन सी यूनिट बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाप्सन यूनिट। अब ओजोन की परत संरक्षण के लिए कुछ प्रोटोकॉल हुए हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कौन सा एक प्रोटोकॉल हुआ था? एक प्रोटोकॉल बेटा हुआ है आपका ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे जगह है बच्चा? मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में। इसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है। ये कब लागू हुआ था? 16 सितंबर 1985 को लागू हुआ था। 16 सितंबर 1985 को। ठीक है। इसी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चा। ठीक है।
ये भी याद रखना। फिर बच्चा अगला कौन सा आता है, वो जो इसके बाद वियना कन्वेंशन आता है। वियना कन्वेंशन क्वेश्चन पूछ लीजिएगा किससे संबंधित है, पास्ट के हमने क्वेश्चनों में डिस्कस किया वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो वियना कन्वेंशन किससे संबंधित बच्चा, ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। इससे भी क्वेश्चन बच्चा पूछा जाता है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको सही सुमेलित करना है। क्या करना है आपको, सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। इसमें क्या करना है आपको, सही सुमेलित करना है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, 1942 में हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई, ठीक। भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, ये हुई 1942 में हुई, ठीक है। एक मिनट, भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद की स्थापना ये हुई आपकी 1911 में, 1911 में हुई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक। 1929 की बात करें, इस ईयर की बात करें, तो इस ईयर हमारा क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। क्या बेटा होता है, लाहौर अधिवेशन होता है ना। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता का पहली बार इन्होंने झंडा भी यहीं पर फहराया था, ठीक। 1942 में दोस्तों क्या होता है, 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक। क्या होता है बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट होता है ना। ये भी आप लोग याद रखना, इसको गांधी जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1985 के बेटा ईयर याद रखना, 1985 में क्या होता है, दल बदल कानून लाया जाता है, दल बदल विधेयक लाया जाता है 1985 में। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, 52वां संविधान संशोधन एक्ट होता है, ठीक है। 1911 में क्या होता है, हमारी राजधानी परिवर्तन होती है। क्या होती है, राजधानी परिवर्तन होने की बात कही जाती है। 1912 में होती है, राजधानी परिवर्तन होती है, ठीक है। राजधानी परिवर्तन होती, कहाँ से कहाँ लाई जाती है, कोलकाता से दिल्ली लाई जाती है, कोलकाता से दिल्ली लाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन हमने पास्ट के अपने पीसीएस मंत्रा में, जीएस वर्ल्ड में डिस्कस करे हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया हुआ है। तो हम बता दें ये एक टेस्ट सीरीज नहीं है, आपके 4 से 5 टेस्ट सीरीज का काम करेगी, ठीक है। और आपको ये आने वाले एग्जाम में एकदम मील का पत्थर साबित होने वाली है ये सीरीज, ठीक। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं। बच्चा इसको पहले बहुत ध्यान से पढ़ा करो, इससे बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन गलती करते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं, है ना। पहला सामाजिक कोशिकी सिद्धांत ड्यूमंट ने दिया, ठीक। प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर ने दिया, आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने दिया, या आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। आहार सिद्धांत किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था, थॉमसन ने आहार सिद्धांत दिया था, थॉमसन ने आहार सिद्धांत दिया था। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के अटपटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो एकदम तैयार रहिए आप लोग, 1 से 2 आते ही आते हैं ना। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्य की बात करें बेटा, ये हमारे क्या है, ये कब, ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 का में है। पहली चीज इसमें है भाग 4 का में है। पूछे कौन से अनुच्छेद में है बेटा, तो कौन से अनुच्छेद में है, 51 का में है, 51 का में ये अनुच्छेद में है, ठीक है। पहले कितने थे जब ये लाया था, तो पहले कितने थे, ये पहले 10 थे, 10 थे। अब कितने हैं बेटा, अब 11 मूल अधिकार है, 11 है। पूछा जाता है 11वां मूल अधिकार क्या है, 11वां कौन सा था, तो 11वां जो है शिक्षा के अधिकार को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, कि आप इसको मूल कर्तव्य बना दिया गया हमारा, ठीक है। ये कब लाया गया था हमारा, इसके लिए हमारा संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 2002 में ये आया था, 2002 में इसको लेके आए थे, 2002 में इसको हम लोग लेके आए थे, है ना। 2002 में इसको लेके आए थे हम लोग, ठीक है। तो इतनी बात इसके लिए याद रखिएगा।
आप लोग कमेंट्स बॉक्स से बताइए कि किस संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये लाया गया था, आप लोग इस कमेंट बॉक्स से बताना। ठीक है, तो कह रहा न्यायमूर्ति मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किससे बनी थी बेटा? केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर बनी थी, केंद्र राज्य संबंधों पर बनी थी, है ना, केंद्र राज्य संबंधों पर सर ये बनी थी। ठीक, तो सरकारी आयोग तो ये तो होगा नहीं, तो ये 2 समितियां बनी थी। स्वर्ण सिंह समिति कब बनी थी? 1976 में बनी थी। इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। ठीक है, इन्होंने अपनी सिफारिशें सरकार को दी कि हाँ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, और वर्मा समिति ने क्या करवाया? इसको लागू करवाया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करवाया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमने मूल कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, मूल कर्तव्य को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट पहले देख लिए कहाँ से लिए। फंडामेंटल राइट मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। ठीक, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए हैं। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी हमने कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटी हमने रूस से ली है। कहाँ से ली है? रूस से लिया है। तो एक चीज़ ये भी आप याद रखिएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। ठीक, 52वां संविधान संशोधन, दल बदल कानून से संबंधित। ये कब आया था बेटा? 1985 में आया था, है ना, राजीव गांधी की सरकार थी इतने समय। 79वां संविधान संशोधन, भारत एवं बांग्लादेश के बीच समझौता। तो ये 79वां नहीं था बेटा, ये 100वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन था। ठीक, 102वां संविधान संशोधन में क्या था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। तो ये भी बात सही है। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग कौन से संविधान के अनुच्छेद में इसका गठन किया गया है? 338 में इसका किया गया है उल्लेख संविधान के। फिर पूछा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले दोनों आयोग एक हुआ करते थे, बाद में ये अलग हुए हैं। आप कमेंट से बताइए कब अलग हुए हैं, किस ईयर में इनको अलग किया गया। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो 338 आर्टिकल के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन किया गया है 338B के तहत। तो इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और थोड़े फैक्ट और देख लिए। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? एससी मतलब अनुसूचित जाति। क्या है? अनुसूचित जाति, कंफ्यूज मत होइए। एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी मतलब क्या होगा? अनुसूचित जनजाति, है ना। ओके, तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या कहाँ है बेटा? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। लगभग 20.7% यहाँ पर है। ठीक है, यूपी में। फिर क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ रहती है? एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये बेटा एमपी में है। ठीक है, ओके। अब आपको यूपी का एग्जाम देना है, तो यूपी के स्पेशल भी पूछा जाएगा सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है बेटा? सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं? तो सीतापुर में, सीतापुर में सर्वाधिक एससी पाए जाते हैं। ठीक, अगर पूछे सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो सोनभद्र है। सोनभद्र के बारे में एक चीज़ ये भी याद रखिए, ये सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर पूछा जाता है कि सबसे कम एसटी कहाँ है, सबसे कम एसटी वाला जिला कौन सा है, सबसे कम एससी जनजाति वाला जिला कौन सा है, तो बागपत है। बागपत में सबसे कम एससी है और सबसे कम एसटी है, तो ये आपके लिए याद करना आसान हो गया। सबसे कम एसटी भी कहाँ पर है, बागपत में है। तो एक बात ये भी याद रखना। पूछ लिया जाता है कि एसटी का लिंगानुपात कितना है, एसटी का लिंगानुपात कितना है, एसटी का लिंगानुपात कितना है, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश में, तो कितना है 951 है। ऐसे कितना है, अगर जनरल बात करें तो सेक्स रेशियो कितना है उत्तर प्रदेश का, सेक्स रेशियो कितना है उत्तर प्रदेश का 912 है। तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश है। तो चलिए बेटा आगे चला जाए, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में आप देखिए कितने क्वेश्चन आपको करा दिए गए, गिन लीजिए आप लोग खुद ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 7 में हम 700 क्यों बोलते हैं कि हम हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। जो ये सारे क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पीछे की टेस्ट सीरीज में हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। सही बात है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है कि ये विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करता है। क्या करता है, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा। क्या करता है, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक, इतना ये भी याद रखिए। कह रहा इस समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को भारत के चयनित किया है तथा 5 नए स्थलों के विस्तार को मंजूरी दिया है। हाँ, तो भारत में इससे पहले कितने थे, भारत में इससे पहले 40 थे, अब 42 स्थल हो गए हैं। अभी हम 42 आपका बता देते हैं दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप पहले इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही। इसका राइट आंसर क्या होगा कि 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब यूनेस्को की हम जो धरोहर है उसको देखते हैं। यूनेस्को देखते हैं। यूनेस्को का बेटा काम क्या है कि विभिन्न देशों की क्या करना है, इसको विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहर को प्रोटेक्ट करना है। इस समय कितने स्थल हैं, 42 स्थल हैं। प्राकृतिक, देखिए 42 स्थलों को हमने डिवाइड किया हुआ है इन्होंने कि 7 को इन्होंने प्राकृतिक की श्रेणी में रखा हुआ है, एक मिश्रित की श्रेणी में, कंचनजंगा सिक्किम में है। ये पूरी दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सांस्कृतिक स्थल में कितने बेटा, 34 स्थल हैं। तो टोटल कितने हो गए, 42 हो गए। तो चलिए मैप में देखते हैं पहले प्राकृतिक स्थल के बारे में। थोड़ा सा मैप में प्राकृतिक स्थल के बारे में देखते हैं। तो असम में देखिए प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक कितने हैं, प्राकृतिक है 7 और मिक्स्ड कितने हैं, मिक्स्ड कितना है, 1 है। तो मिक्स्ड वाला बता देते हैं पहले। मिक्स वाला कौन सा है, मिक्स वाले को हम नीले से दिखाएंगे। ठीक, मिक्स वाला कौन सा है, सिक्किम में कंचनजंगा है। कौन सा है, कंचनजंगा। ये कौन सी है, मिक्स्ड है। क्या है बेटा, ये मिक्स्ड है। ठीक है, ओके। चलिए अब असम में देखते हैं कौन सा है। असम में कौन सा है, अब चलिए लाल ले लेते हैं। असम में कौन सा है, असम में मानस है, मानस है। ठीक, मानस है। ठीक है, ओके। उत्तराखंड में 2 है, उत्तराखंड में 2 है। उत्तराखंड में 2 कौन से हैं, एक है आपकी फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी है। ठीक है, फूलों की घाटी है। और एक नंदा देवी है, नंदा देवी है। ठीक, ओके। राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में केवला देव घाना है, केवला देव घाना।
राजस्थान में है, ठीक है, केवला देवखाना। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है पश्चिमी घाट। महाराष्ट्र में कौन सा है? पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल में कौन सा है? वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन। सुंदरवन है ना, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कौन सा है? एक हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन, ठीक। ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इतने कितने हैं बेटा? इतने मिक्स में आते हैं आपके, इतने जो है मिक्स में आते हैं, ठीक है। इतने आपके मिक्स में आते हैं, मिक्स में 7 आते हैं, ठीक। सॉरी, इतने जो है प्राकृतिक में 7 और मिक्स, टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो ये आते हैं। अगर हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करें, सांस्कृतिक है ना, तो इसको इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट मैप लेना पड़ेगा। अब इसको इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए, नहीं हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। फिर पॉज करके वीडियो ले लीजिएगा, इसीलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बेटा, ये देखते हैं हम लोग, कौन सी देखते हैं हम लोग? मिक्स वाली देखते हैं। कौन सी? सॉरी, मिक्स हो गया, प्राकृतिक हो गया। हम लोग सांस्कृतिक धरोहर देखते हैं, सांस्कृतिक कल्चरल साइट, है ना। कितनी है इतनी समय? 34 है ना। कितनी है? 34 है, ठीक। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में क्या है? अजंता की गुफाएं हैं, ये भी है अजंता, एलोरा है ना, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफाएं है ना। ये सारी जो है क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक। क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। गुजरात में कौन है? गुजरात में एक रानी की वाव है, रानी की वाव। और क्या है गुजरात में? धौलावीरा को भी हमने लास्ट टाइम यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल चुना था, ठीक है, धौलावीरा, ठीक। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में। और आगरा का किला है, आगरा है ना, फतेहपुर सीकरी और आगरा है, ठीक। दिल्ली की अगर बात करें, है ना, दिल्ली की अगर बात करें, अगर चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में ली कार्बुजे के जो वर्क हैं उनको जो है चंडीगढ़ में संरक्षित किया गया है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली यहाँ पे कहीं होगा, ठीक। दिल्ली में बात करें तो हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार, ठीक है। अभी कौन सा बना है? अभी 39वां और 40वां कौन सा बना है? 39वां बना है शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक। और 40वां कौन सा बना है? 40वां बना है आपका, 40वां स्थल कौन सा बना है? 40वां होयसल मंदिर समूह बने। क्या बना है? होयसल मंदिर समूह बने, ठीक है, होयसल मंदिर के समूह बने, ठीक है। और यहाँ पे तेलंगाना में कौन सा है? तेलंगाना में रणपप्पा का मंदिर है। कौन सा है? रणपप्पा मंदिर है ना, रणपप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है ना। तो यहाँ पे है फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे और भी हैं, जैसे एमपी में कौन सा है? एमपी में बात करें तो एमपी में सांची है ना, सांची है। और क्या है? सांची है। और कौन सा है? खजुराहो है ना, खजुराहो है ना, सांची है, खजुराहो है। और कौन सा है एमपी में? कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है, एमपी में। और क्या है? एमपी में जो है कंदरिया महादेव का मंदिर भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हमने जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थी वो हमने बता दिया। बिहार में एक पूछा जाता है एग्जाम में, बिहार में बोध गया, बिहार में फेमस है बोध गया, है ना, बोध गया बिहार में फेमस है, ठीक है, ओके। ये चीज यहाँ पर कर्नाटक में हम्पी के स्मारक है। क्या है? हम्पी के
हम्पी के स्मारक हैं कर्नाटक में, क्या है, हम्पी के स्मारक हैं। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर है, महाबलीपुरम, क्या है, महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम है, ठीक। खजुराहो है, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी, ये सारा आपका हो गया, खजुराहो हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ठीक। पडक्कल के मंदिर भी यहीं पे है, पडक्कल, यहाँ पे, यहाँ पे पडक्कल स्मारक, पडक्कल के मंदिर, पडक्कल के मंदिर भी यहीं पर, ठीक, पडक्कल के मंदिर भी यहीं पर है। यूनेस्को एक और कार्यक्रम चलाता है, ठीक, यूनेस्को एक बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाता है, यूनेस्को एक बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम चलाता है ना, रिजर्व। टोटल कितने हैं इतनी समय, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यूनेस्को ये भी कार्यक्रम चलाता है। यूनेस्को का एक बायोस्फीयर रिजर्व में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। पूछा जाता है ये कब आया था, बायोस्फीयर प्रोग्राम, है ना। इसको बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं मैब, क्या बोलते हैं, मैब। ये 1971 में आया था। इसके तहत कितनी साइट यूनेस्को ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व की कितनी है, 12 साइट्स जो है यूनेस्को ने इसके तहत कंजर्व की है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, काफ़ी हमने आपको रिवीजन करवा दिया, ठीक है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2000, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 में, ये तो क्वेश्चन हो गया, 69 तो हो गया, है ना। इसका तो आंसर सी था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 42 नए विश्व सूची में शामिल किया, 42 स्तर सूची में शामिल है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ADX कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में, लखनऊ में, इंदौर में या जामनगर में। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, क्या है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ शहर है। इंदौर की महारानी थी, क्या नाम था इनका, रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी अहिल्याबाई होलकर, होलकर। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण करवाया, जो कहाँ पर है, बनारस में है। इनके बारे में ये भी याद रखना, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या है, लखनऊ में जो है, लखनऊ में चीनी, लखनऊ में चीनी है, चीनी अनुसंधान संस्थान है, चीनी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। चीनी नहीं है यार, यहाँ पे शुगर केन है, ठीक है। गन्ना अनुसंधान संस्थान है, गन्ना, चीनी वाला कहाँ पर है, चीनी वाला कानपुर में है, कहाँ पे है, कानपुर में, तो याद रखिएगा। कन्फ्यूजन हो जाता है अक्सर बच्चों को इसमें, है ना, पढ़ाने में जब हमको हो जा रहा है, बच्चों को कितना होता होगा। शुगर केन या शुगर केन, शुगर केन वाला लखनऊ में है, ठीक। लखनऊ में राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान है, ठीक, विष अनुसंधान संस्थान है। औषधि अनुसंधान संस्थान है, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। भारत खंडे यहाँ पर है, भारत खंडे है ना, भारत खंडे है ना। और लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा, इसी को भूल भुलैया भी बोला जाता है, ठीक। लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, क्या है बेटा, रूमी दरवाज़ा है लखनऊ में। रूमी दरवाजे से ही हमने अपना राजकीय चिन्ह ग्रहण किया है, क्या किया है, राजकीय चिन्ह ग्रहण किया है। तो इतना याद रखिएगा लखनऊ के बारे में, ठीक। जामनगर कहाँ पे है, जामनगर गुजरात में है, ठीक। हैदराबाद जो है कहाँ पर है, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व है, एक है कवल टाइगर रिजर्व, कवल टाइगर रिजर्व, और एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक। जामनगर गुजरात में पड़ता है। गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ठीक। कच्छ नेशनल पार्क है, कच्छ नेशनल पार्क है, और कौन सा नेशनल पार्क है, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, और वंशदा नेशनल पार्क है, वंशदा नेशनल पार्क है। गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा क्या बेटा है, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य क्या है, सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य क्या है, गुजरात है। गुजरात कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे है।
साबरमती नदी कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है? तो अरब सागर में मुहाना बनाती है। अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये ट्रिक लिखा हुआ समानता। क्या लिखा हुआ? समानता। कौन कौन सी है? एक तो साबरमती है, साबरमती है, माही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या बेटा? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी? अफ्रीका की कांगो या जायरन नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। ठीक। माही नदी क्या है? ये कर्क रेखा काटती। ना से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और नर्मदा नदी पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जलाशय है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जलाशय है। सरदार सरोवर जलाशय नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है ना? नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात है, जलप्रपात है। सरदार सरोवर बांध को रोकने के लिए वहाँ पर गाँवों को बहुत ज़्यादा हटाया गया। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाँव शिफ्ट किए गए या लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ खुद धोना पड़ा। तो इसके लिए आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो मेधा पाटेकर जी जो है इससे जुड़ी थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ताप्ती नदी आती है। कौन सी आती है? ताप्ती नदी। ये 4 नदियाँ बेटा अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो समानता याद रखिएगा, तो ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। समानता याद रखिएगा। ठीक। ये सारे क्वेश्चन बेटा हम आपको बताते चले कि हमने जितनी भी पीछे टेस्ट सीरीज करी हुई उन क्वेश्चनों को हमने कंपाइल कर दिया है। ये 10 का दम टेस्ट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 10 का दम टेस्ट सीरीज है। मतलब पिछले जितने भी टेस्ट हुए हमने इसको इसी में शामिल कर लिया है। ठीक है। तो आपको इसीलिए बोला गया है बेस्ट 700 सीरीज, इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें आपको लगभग 600 से 700 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। एग्जाम से पहले बहुत क्विक रिवीजन है ना, बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन। चलो बच्चे आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। कथन दिया है, कह रहा है कि भारत का संविधान लंबा हो गया है। हाँ लंबा तो हो गया है भाई, ये बात तो सही कह रहा हो तुम। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान मॉडल से लिया गया है। देखो दोनों बातें सही तो हैं लेकिन कोई एक दूसरे का वो नहीं। जैसे कहा जाए आपसे कि दूध मीठा होता है, तो फिर कहा जाए, फिर अगला ऑप्शन दिया जाए कि समोसा कड़वा होता है। कुछ अंतर है? कुछ मतलब एक दूसरे का कोई रिलेशन मिल रहा? बातें दोनों सही हैं कि हाँ दूध मीठा होता है पीने में, मतलब या दूध का गाय से मिलता है ना। दोनों बातें सही हैं लेकिन एक दूसरे की कॉन्ट्राडक्टरी हैं, मतलब एक दूसरे को वो नहीं करती। फंडामेंटल राइट की बात करें बेटा, तो फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है? फंडामेंटल राइट को हम लोग FR लिखते हैं। ठीक। ये भाग किसमें है? भाग 3 में है। भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। ठीक है। कहाँ से लिया गया है? हमने USA से लिया है। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है, मतलब हमें अगर उनका हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, हनन होने पर हम लोग कहाँ पे जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर हाई कोर्ट जाना है तो हाई कोर्ट किसके तहत जाएंगे? 226 आर्टिकल के तहत। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 32 में क्या है? यहाँ पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब क्या है कि अगर आपके संविधान का हनन होता है तो उसका उपचार किया जाएगा। मतलब उनका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। क्वेश्चन हमने ये भी पास्ट में डिस्कस किया था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? किसने कहा है कि ये प्रस्तावना की कुंजी है? तो KM मुंशी जी ने इसको क्या कहा है? KM मुंशी ने इसको कुंजी कहा है। क्या कहा है? कुंजी कहा है। KM मुंशी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की किस समिति के अध्यक्ष थे? ये प्रारूप समिति के मेंबर थे। प्रारूप समिति के मेंबर थे। प्रारूप समिति कौन के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? BR अम्बेडकर जी थे। BR अम्बेडकर की कुछ एग्जाम में बुक्स बहुत पूछी जाती है। मूक नायक, इनकी बुक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मूक नायक। दूसरा है शूद्रों की खोज, शूद्रों की खोज, है ना।
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनके एग्जाम में। B.R. अम्बेडकर से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ठीक, सम्मेलन में भाग लिया। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 कहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं DPSP के, जैसे कि पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 में क्या है। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 43 काम का है, तो क्या है इसमें, कामगारों की भूमिका की बात करता है कि कामगारों की भूमिका, जहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं, जिस भी फैक्ट्री में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उनकी भी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 43 खा में क्या है, इसमें सहकारी समितियों की बात की जाती है। सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियों की बात की गई है। सहकारी समितियां क्या होती हैं, जैसे अमूल आपने देखा होगा, तो क्या है, सहकारी समिति। आर्टिकल 44 बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, एक समान सिविल सहायता, एक समान सिविल सहायता, ठीक है, एक समान सिविल सहायता। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आर्टिकल 45 के बारे में। आर्टिकल 45 के बारे में क्या है, राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या देखेगा, पोषण और शिक्षा के संबंधी देखभाल करेगा। पोषण एवं शिक्षा संबंधी देखभाल करेगा, ठीक। फिर आर्टिकल 46 क्या कहता है कि जो SC और ST हैं, इनके क्या होगा, हितों के संरक्षण करेगा। इनके हितों का संरक्षण होगा, ठीक। फिर आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा। पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा। इसी के तहत शराबबंदी की भी बात आती है। शराब जो बंद होती है, शराबबंदी की बात भी इसी में कही गई है, ठीक है। फिर आर्टिकल 48 पूछा जाता है कि ये क्या है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य कृषि एवं पशुपालन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक। आर्टिकल 39 क्या कहता है, 49 या 39 क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बात करता है। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बात करता है, ठीक। फिर आर्टिकल 50 क्या कहता है। आर्टिकल 50 कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए। दोनों जो है अलग अलग काम करें। आर्टिकल 51 क्या बात करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक। ये तो हो गए आपके क्या, DPSP। कुछ फंडामेंटल राइट पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 17 बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। फिर आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है कि स्वतंत्र किसकी बात करता है, ये बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 23 और 24 किसकी बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। 23 एंड 24 में क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं। पूछा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है। आर्टिकल 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, है ना। ये सारे क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों की टेस्ट सीरीज में। वहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं हमारे। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी भी समय है देखना चाहें देख लें, नहीं तो हमने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष संबंध किए गए हैं। ठीक है, किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्रों के। ठीक, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, या नौवीं अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में जो है, पांचवी अनुसूची में क्या किया गया है कि उल्लेख किया गया है अनुसूचित, है ना। पांचवी अनुसूची में ये उल्लेख किया गया। छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के प्रशासन के बारे में, जनजातीय राज्यों के प्रशासन के बारे में बात की गई है। चलिए संविधान से रिलेटेड कुछ अनुसूचियों के बारे में देखते हैं, कितनी अनुसूचियां संविधान में दी गई हैं, है ना। चलिए, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं बेटा? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में? कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, है ना। इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, है ना। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतने बारे में बात करते हैं हम लोग। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में भारत के राज्य एवं संघ के बारे में दिया गया है। भारत के राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, प्लस यूटी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, उनके बारे में बात की गई है। दूसरी इस अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है कि पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते, जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते की बात करने वाली, प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते की बात की गई। वेतन, भत्ते, पेंशन, सब इसमें दूसरी अनुसूची में सारी बात की गई। तीसरी अनुसूची में इन पदाधिकारियों की शपथ की बात की गई। किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। चौथी अनुसूची में किसकी बात की गई? चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई। क्या बात की गई है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की, राज्य तथा यूटी यानी संघीय क्षेत्रों की, क्या की गई है? क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ठीक है, कि कहाँ पे प्रतिनिधित्व? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में क्या बात की? प्रतिनिधित्व की बात की गई है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ठीक है, प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ठीक, 4 अनुसूची हो गई। ठीक, 5वीं देखते हैं हम लोग। पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की गई। क्या बात की गई? प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है,
ये बात की गई 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? 6वीं अनुसूची में AMTM याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? AMTM। AMTM से क्या है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, इनके प्रशासन की बात की गई है। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या बात की गई है? 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। क्या बात की गई? केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा, केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा, है ना। कैसे बंटवारा हुआ है? शक्तियों का बंटवारा, कैसे बंटवारा इनका हुआ है? इसमें एक है संघ सूची। क्या है? पहली संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? केंद्र के पास कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक। फिर दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब राज्यों को कितने विषय दिए गए हैं जिसमें कानून बना सकते हैं, तो 61 विषयों पर ये राज्य कानून बना सकता है। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून, कितना इसमें विषय दिए गए हैं? इसमें 52 विषय वर्तमान में दिए गए हैं। ठीक, 52 विषय। तो 7 अनुसूची ये हो गई। 8वीं अनुसूची चले, इसमें क्या दिया गया है? इसे भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, क्या है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक, 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक, 22 भाषाओं का। तो क्या शुरू में ही 22 भाषाएं थी? नहीं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी बेटा? 14 भाषाएं थी। फिर हमने 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया हमने। ठीक है। क्या संविधान संशोधन को हम संविधान ऐसे लिख देंगे, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ऐसे लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। इसमें क्या हुआ? इसमें हमने सिंधी को जोड़ा। ठीक है, इसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। फिर हमने कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया? 71वां संविधान संशोधन किया। 71वां कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992 में। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, इतनी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक। फिर एक संविधान संशोधन और होता है, कौन सा होता है? 92वां। कौन सा होता है? 92वां संविधान संशोधन। ये कब होता है आपका? 2003 में। 2003 में। ठीक, 2003 में होता है। ठीक, वो इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं ट्रिक? BDMS, BDMS या MS धोनी बैट्समैन। क्या है? MS धोनी विकेट कीपर या बैट्समैन, ये से भी याद कर सकते हैं। B से बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, BDMS जोड़ी गई। ठीक, तो ये हमारी 8वीं अनुसूची हो गई। ठीक। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें भूमि के अधिग्रहण के तरीकों की बात की गई है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए, कौन सा हुआ था? फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। ठीक, इसमें क्या है? भूमि के अधिग्रहण की बात की गई है। भूमि के अधिग्रहण कैसे होगा, है ना, ये सब बात की गई है। ठीक, ओके। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में क्या है? इसमें दल बदल कानून आया। दल बदल कानून जोड़ा गया, है ना। ये कब आया था? 1985 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 52वां
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है। फिर 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में हमने पंचायतों को जोड़ा, ठीक, पंचायतों को जोड़ा, ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, ठीक। फिर 12वीं अनुसूची में हमने कौन सा जोड़ा, 12वीं अनुसूची में हमने स्थानीय सुशासन यानी कौन सा जोड़ा, हाँ स्थानीय मतलब शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन को जोड़ा, ठीक, शहरी स्थानीय प्रशासन को जोड़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्राम प्रशासन को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका हुआ था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था, 1993 में ये पारित हुआ, ठीक। फिर ये 74वां हुआ था, ठीक, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 1993 में आया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों के पास, ग्राम पंचायतों के पास कितने विषय हैं, ग्राम पंचायतों के पास कितने विषय हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 29 विषय हैं काम करने के लिए, और इनके पास शहरी निकायों के पास 18 विषय हैं काम करने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ये आपकी 12 अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ आपकी हमने बता दी। इनसे हमने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस जितने भी हमने टेस्ट करवाए हैं उनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, तो हमने सब एक ही जगह बता दिया, ठीक है, ओके। इनसे सारों से क्वेश्चन बनता है तो हमने सब एक ही जगह आपको डिस्कस कर दिया, ओके। इससे आपका क्विक रिवीजन होगा, एग्ज़ाम से पहले आपका रिवाइज भी होगा, है ना, और आप एग्ज़ाम में थोड़ा और बेहतर स्थिति में होंगे, जितनी आपकी तैयारी है उससे और बेहतर स्थिति में होंगे। और हमारा विश्वास है कि अगर आपने अच्छे से क्लास कर लिया तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, क्या होती है, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, दूसरा। तीसरा ऑप्शन है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, ठीक। चौथा, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संसद सरकार, संसद क्या है, सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके द्वारा हटाई जाती है। संसद का कौन से आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 79, ठीक। संसद कैसे बनती है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, तीनों मिलते हैं तो संसद का गठन होता है, ठीक है, तीनों मिलते हैं तो संसद का गठन होता है। संसद में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है, अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में ओम बिरला इसके हैं। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये सभापति होता है वहाँ का, ठीक। क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति क्या संसद का सदस्य है, जी नहीं, ये संसद का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो क्या दोनों बातें एकदम सही हैं, जी हाँ, दोनों बातें एकदम सही हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, परोक्षता होता है, ठीक है, परोक्षता होता है, ठीक है, तो ये बात एकदम सही है, ठीक है। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से अपनाई है, ये ब्रिटेन से हमने अपनाई है, कहाँ से अपनाई है, ब्रिटेन से अपनाई है। ब्रिटेन में जो संसद में होता है राजा और रानी जो है चुन के आता है, लेकिन हम लोग क्या है राजतंत्री व्यवस्था के खिलाफ थे, तो हमने राष्ट्रपति का चुनाव के तरीके हमने लेके आए, ठीक। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिए जाए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मुझे उम्मीद है, ठीक। राष्ट्रपति के अनुच्छेद क्या है याद करने के लिए, है ना, पकानी, ये इनका ट्रिक है, कोका, दियो,
दशम। ये इनका ट्रिक है, 4 5 10 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो ये आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60, 61, ठीक। तो राष्ट्रपति को देखते हैं। राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52 कि राष्ट्रपति का पद होगा। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्या अंतर है? ब्रिटेन में राजा या रानी होता है, वो जो चुन के आता है, हम लोग उसका चुनाव करते हैं, ठीक। फिर इसकी क्या है? इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई है। क्या बात की गई? कार्यपालिका शक्तियों की बात की गई। फिर इसका निर्वाचन, आर्टिकल 54 में इसके निर्वाचन की बात की गई है, ठीक है। इसके निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, है ना, मनोनीत नहीं। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक, और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, और दिल्ली एवं पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसके निर्वाचक मंडल में ये 54 में बात की गई। 55 में इसके कोटा की बात की गई है। कोटा क्या होगा, है ना, इसके वोटिंग कोटा की बात की गई, इसके हमें नहीं जाना है। फिर आर्टिकल 56 में इसके कार्यकाल की बात की गई है। समानता, इसका कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल होता है। कितने साल होता है? 5 ईयर तक इसका कार्यकाल होता है। फिर डी से क्या है? इसके दोबारा निर्वाचन की बात की गई है कि हाँ, ये दोबारा निर्वाचित हो सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति दोबारा भी राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक। ये आर्टिकल 57 में। 58 में इसकी योग्यताओं की बात की गई है। योग्यता में क्या क्या है? कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना, और क्या है? भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अगर विधान परिषद इनका सबका सदस्य है तो 6 महीने में इसको पद छोड़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दशा में क्या है? दशाओं की बात की गई है, कौन कौन सी दशाएं होंगी, है ना। दशाएं यानी शर्तें, ठीक। शर्तें कौन कौन सी होगी? कि ये 15,000 रुपये, क्या शर्तों में क्या है? शर्तें यहाँ लिख दे रहे हैं। शर्तें क्या है? कि 15,000 रुपये इसको जमानत राशि, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो, ठीक। और क्या चाहिए? 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए, ठीक। 50 प्रस्तावक चाहिए, ठीक। दिवालिया ना हो कि पता चले दिवालिया है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक। और भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, ये बात तो सही है। फिर सा से क्या है? आर्टिकल 60 में इसकी शपथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई। एम से क्या है? महाभियोग की बात, आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है, आर्टिकल 61 में, ठीक है। आगे चले, और कुछ आर्टिकल याद रखिएगा। जैसे आर्टिकल 72 में क्या है? आर्टिकल 72 में इसकी क्षमादान शक्तियाँ दी गई। क्या दी गई है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, है ना। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है? तो राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, और जो सैन्य न्यायालय के जो कानून मामले हैं उनकी भी सज़ाएं माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल इनकी सज़ा नहीं माफ़ कर सकता है। फिर आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 123 ये कहता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, कोई बिल या कानून लेके आना है तो अध्यादेश के तहत लाया जा सकता है। जैसे कृषि कानून लाया गया था तो अध्यादेश के तहत लाया गया था, ठीक है। फिर आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह किसी विषय पे मांगता है, ये क्या मांगेगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, ठीक। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरे ऑप्शन में दे देगा, क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर ये पूछ लेता है, मान लीजिए इसने सलाह दे दिया, तो क्या राष्ट्रपति सलाह जो है मानने के लिए बाध्य है? तो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, ये इसके मन पे डिपेंड करता है कि मानेगा कि नहीं मानेगा।
तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मिथकों और कहावतों के रूप में, मिथकों और कहावतों के प्रशासन में सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हल्बर्ट साइमन, डाइवर्स वाल्टो, फ्रैंक मेरेनी या एफ.डब्ल्यू. रिक्स। तो किसने जो है अस्वीकार किया है? तो हल्बर्ट साइमन नाम का व्यक्ति था, इसने अस्वीकार किया है। बाकी इन सब ने स्वीकार किया है। डब्ल्यू.एफ. रिक्स हो गए, मोरेनी हो गए, है ना, वाल्डो हो गए, तो इन लोगों ने स्वीकार किया है, इन लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार से संबंध है। ठीक, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 का के कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो क्या बताना है इसमें आपको, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो पहली बात, इसमें कांग्रेस सरकार नहीं थी, है ना, इसमें कौन सी सरकार थी? इसमें जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन आए 301 में क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता है। क्या है? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है 301 में। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता है। ठीक है, समागम की स्वतंत्रता है। ठीक, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता है। ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्या हो जाएगा? ए पार्ट। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक, ये किस अधिकार, मूल अधिकार में था? ये 19F में एक मूल अधिकार हमारा हुआ करता था, इसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। अब ये क्या है? एक विधिक अधिकार रह गया। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन एक्ट हुआ था। ठीक है, कब आया था? 1976 में आया था, 1976 में आया था। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक, भाग 12 में संविधान 300 का, ठीक है, भाग 12 में, भाग 12 अनुच्छेद क्या है? 300 का में क्या दिया गया है? 300 का में विधिक रूप के विधिक अधिकार के रूप में प्रतिपादित किया गया है। क्या है? इसको, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको भाग 12 में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिपादित किया गया है, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक, विधिक अधिकार के रूप में। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। पहली बात ये चीज़ याद रखिएगा। कौन से भाग में है? भाग 4 में है। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल कौन सा है इसका? 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया। ठीक, तो कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 आगे मैंने डिस्कस ही किया था पूरा, 48 का, 43 का, अनुच्छेद 41। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई। 48 का में क्या बात की गई? पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई। 43 का में क्या बात की गई है? कि कामगारों की भूमिका की बात की गई है। क्या बात की गई है? कामगारों की भूमिका की बात की गई। क्या बात की गई? कामगारों की भूमिका। और 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम शिक्षा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और क्या है? काम शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार, लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन अगले चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अब इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है। ठीक, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन आते हैं? तो निर्वाचक गण में आते हैं लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड, राज्यसभा के सब चुने हुए मेंबर, ठीक, विधानसभाओं की चुने हुए मेंबर और दिल्ली एवं पुडुचेरी के चुने हुए मेंबर, है ना। यहाँ पे विधानसभा है इसलिए चुने हुए विधानसभा के चुने हुए मेंबर। ठीक, तो कौन मेंबर नहीं है? तो लोकसभा है, ठीक, राज्यसभा है, लेकिन राज्यों की विधान परिषदें तो वैसे भी नहीं शामिल हैं, तो वैसे भी कट हो जाएगा। राज्यों की विधानसभाएं महाभियोग में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया। इस आधार पर लिखता है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इस पर क्या लगता है बेटा? इस पर लगता है महाभियोग। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? ठीक, नामवर सिंह, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, अखिलेश या नमिता सिंह। तो किसको चुना गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य हिंदी सम्मान के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ठीक, कुछ और पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ और पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। कुछ और पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो, दामोदर मौजो। ये कौन है बेटा? कोंकणी के लिए मिला है। किस लिए? कोंकणी भाषा के लिए साहित्यकार हैं, इनको मिला है। ठीक है, कोंकणी उपन्यासकार। व्यास सम्मान किसे मिला है? कौन सा नंबर का था? 32वां व्यास सम्मान। तो ज्ञान चतुर्वेदी अभी हमने बता ही दिया, 82 सम्मान से क्वेश्चन था। ठीक, सरस्वती सम्मान किसे मिला? 32वां सरस्वती सम्मान, ये किसे मिला है? ये मिला है शिव शंकरी देवी को। किसे मिला है? शिव शंकरी को। किस लिए मिला है? इनके तमिल काव्य, तो इसके लिए तमिल काव्य क्या नाम है? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, सूर्यवंशम को इनकी जो है तमिल काव्य है उसके लिए इनको मिला है। ठीक है, बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार, 32वां बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। ये सब पिछली सीरीज में क्वेश्चन थे। क्या नाम इनका? माधव हाडा। क्या नाम है? डॉक्टर माधव हाडा, माधव हाडा को मिला है, डॉक्टर माधव हाडा को मिला है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? मूर्ति देवी 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? 33वां, सारे साहित्य से रिलेटेड सब पुरस्कार है। मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मूर्ति देवी सम्मान मिला है। ठीक है, कौन सी इनके संग्रह कौन सा है? किस संग्रह के लिए मिला है? अस्थि एवं भौति। इनका काव्य संग्रह क्या है? अस्थि एवं भौति के लिए इनको मिला है। इनका काव्य संग्रह कौन सा है? अस्थि एवं भौति। ओके, अब पूछा जाता है एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार किसे मिला है? एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? गणित से। एबल पुरस्कार पहले पूछेगा किससे संबंधित है? ये गणित से संबंधित है। ये गणित का नोबल भी इसे कहा जाता है। किसे मिला है? लुईस कैफरेल को मिला है। ठीक है, लुईस कैफरेल। अब पूछा जाता है ये कहाँ के हैं? लुईस कैफरेल ये अमेरिकी और कहाँ के हैं? यूएसए प्लस अर्जेंटीना के ये हैं। ठीक है, अर्जेंटीना, दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो चेक कर लीजिएगा। इतने पुरस्कार और याद रखिएगा आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक
जिसमें केवल वह अंतर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उनमें सम्मिलित नहीं है तो उसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, उसे केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, उसे संयुक्त बैठक, ठीक, तो किस में प्रारंभ किया जा सकता है बेटा, उसे किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आर्टिकल 110 में क्या है बेटा, धन विधेयक। क्या है आर्टिकल 110 में, धन विधेयक। क्या है आर्टिकल 110 में दिया गया है धन विधेयक के बारे में, क्या है, धन विधेयक के बारे में दिया गया है, ठीक, इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। आर्टिकल 117 में क्या दिया गया है बेटा, वित्त विधेयक, ठीक, वित्त विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, ठीक। आर्टिकल 114 में क्या दिया गया है, विनियोग विधेयक। क्या है, विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा की गई है, ठीक, ओके। संयुक्त अधिवेशन किसमें कब कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संसद तक किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है। संसद में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, तीनों मिलते हैं तो संसद बनती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। राजद्रोही भाषाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया, ठीक, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में आई, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में आया। तो क्या बताना इसमें कौन सही नहीं है, क्या बताना है कौन सही नहीं है। तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कब आया था, 1911 में आया था। कब आया था, ये 1911 में आया था। बाकी सभी सही है, ठीक, बाकी सभी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 249 के खंड का के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, 1 माह से अधिक नहीं रहेगा, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो 1 वर्ष से संबंधित नहीं होगा। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रीय हित में राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। ये इसका विशेषाधिकार है, राज्य सूची विषय पे कानून बना सकती है, राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियां हैं, देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 312 क्या, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में इसकी विशेष शक्तियां हैं। आर्टिकल 249 में क्या है, 249 में क्या है, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, जो मैंने डिस्कस कर दिया। आर्टिकल 253 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू कराने हेतु राज्यसभा राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। ये इसकी विशेष शक्तियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। राज्यसभा में 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक। जो समाज सेवा है ना, समाज सेवा और इन सब कुछ 3 कैटेगरीज हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनके तहत आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें रूस के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। जी हाँ, इसमें रूस के भी नहीं शामिल हुए थे और चाइना के भी नहीं शामिल हुए थे, तो ये बात एकदम सही है, ठीक। आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या 9 थी, बिल्कुल सही बात है। आमंत्रित सदस्य संघों की सेवा कितनी थी, 9 थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा G20 के बारे में देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ इस बार, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, G20 कहाँ हुआ इस बार, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ बच्चा, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। इसमें भारत मंडपम की व्यवस्था, भारत मंडपम बनाया गया था, भारत मंडपम। इसमें किसकी मूर्त लगाई गई थी, किसकी मूर्त लगाई गई थी, किसकी लगाई गई थी, याद है आप लोगों को कौन सी मूर्त लगाई गई थी इसमें,
नटराज की मूर्ति लगाई गई थी। किसकी लगाई गई थी? नटराज की प्रतिमा लगाई गई थी। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम। कुटुंबकम, ये इसकी थीम थी। और इसकी थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। भारत के शेरपा कौन थे? शेरपा वो व्यक्ति होता है जो लीड करता है ना। भारत के शेरपा कौन थे? भारत के शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत इसके शेरपा थे। अमिताभ कांत थे। कहाँ थे? अमिताभ कांत इसके क्या थे? शेरपा थे। ठीक है, जी टेम्पल में शामिल नया स्थायी सदस्य कौन सा है? ठीक है, G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य, G20 में शामिल G20 में शामिल हुआ नया स्थायी सदस्य कौन हुआ? नया मेंबर, नया परमानेंट मेंबर कौन हुआ? अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, ये भी याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये कौन सा सम्मेलन था हमारा? ये हमारा 18वां G20 सम्मेलन था। कौन था? 18वां G20 सम्मेलन था। 18वां G20 सम्मेलन था। 17वां कहाँ हुआ था? बाली इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। 17वां कहाँ हुआ था? 17वां हुआ था 17वां हुआ था 17वां कहाँ हुआ था? बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक, और 19वां कहाँ होगा? 19वां कहाँ होगा? ये होगा आपके 2024 में ब्राज़ील में होगा। कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा 2024 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इससे कि पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? ठीक है, शेरपा बैठक कहाँ हुई? पहली G20 शेरपा बैठक, क्या पूछा जाएगा? पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? ये हुई उदयपुर राजस्थान में। कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। कहाँ है उदयपुर? राजस्थान में हुई। इतना क्वेश्चन इससे बनेगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसका ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण के तरीके काम करेगा एग्जाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग बनना तय ही है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, 111वां स्थान है, 110वां स्थान है, 112वां है या 114वां है? तो क्या स्थान है? 112वां स्थान है। कुछ अन्य रिपोर्टों में भी भारत के स्थान देखते हैं कि क्या है। अन्य रिपोर्टों में भारत के स्थान क्या है? ठीक है, अन्य रिपोर्ट में भारत के स्थान क्या है? जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान 111वां है। क्या है? लगातार भारत की स्थिति खराब होती जा रही है। पहले स्थान पर कौन सा है? बेलारूस है। कौन सा है? बेलारूस आपका पहले स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में क्या है? कितने हम लोग नवाचार करते हैं, कितनी नई नई चीज़ें हम लोग इन्वेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नवाचार। नवाचार सूचकांक, नवाचार सूचकांक में हमारी क्या रैंक है? नवाचार में हम 40वें रैंक पर हैं। क्या आते हैं? 40वां रैंक हमारा। ठीक है, और नंबर 1 कौन है? स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा नवाचारी लोग रहते हैं।
स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर अगला है वैश्विक वैश्विक पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स या शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। शांति सूचकांक में भारत की क्या रैंक है, तो 126 रैंक है। क्या रैंक है, 126 रैंक है। नंबर 1 पे कौन है, आइसलैंड है। कौन है, आइसलैंड सबसे ज़्यादा शांत है ना, आइसलैंड। बर्फ़ वैसे भी ठंडी होती है तो वहाँ के लोग शांत होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर वैश्विक खुशहाली सूचकांक में, खुशहाली सूचकांक में क्या रैंक है, 126 ही है। इसमें किसको है, इसमें